Hi friends, this is Pratik. How are you? Yes, I hope you are doing great. So आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका नाम है मनी. सर आपने क्या कहा? मैंने कहा मनी. सर मतलब ये दिस. मैं कह रहा हूँ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. यू आर करेक्ट. सो आज हम लोग आज का जो लेक्चर होने वाला ना, टू बी वेरी प्रिसाइज, दैट विल बी सो इनॉर्मस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. बहुत सारी नॉलेज मिलेगी हम लोग को बुक्स के अलावा और भी सारे कंटेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा. ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक शेयर करने से पहले हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट इसकी जो एस्पेक्ट्स है वो जान लेते हैं. मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में हर सेशन में मैं कहता हूँ किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए 3 चीज़ें आनी आपको बहुत ज़रूरी है. नंबर 1, ये 3 चीज़ों का आंसर आना बहुत ज़रूरी है. नंबर 1, व्हाट इज द टॉपिक. सेकेंड, व्हाई टू लर्न दिस टॉपिक. एंड थर्ड, हाउ टू लर्न दिस टॉपिक. हाउ टू डू टॉपिक. अभी हाउ टू में तो ये प्रैक्टिकल तो कुछ है नहीं जिसमें हम लोग हाउ टू मेथड्स और ये स्टेप्स वगैरह कर सकते हैं. बट पहला दो, व्हाट इज एंड हाउ, व्हाट इज एंड व्हाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज द टॉपिक. टॉपिक इज मनी. मनी मतलब पैसा, पैसा मतलब मनी. हाँ सर आपको पता है, सुनो बच्चों, आप जो देख रहे हो ना, सुनो ध्यान से. आपको पता है इस दुनिया की, बोलो मेरे साथ, इस दुनिया की द डिफिकल्ट एवर डेफिनेशन आज हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं. इस दुनिया की सबसे डिफिकल्ट डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, मनी की डेफिनेशन सबसे डिफिकल्ट है. अरे सर बोलो तो सही, हम लोग कर लेंगे यार, तो कितनी भी बड़ी डेफिनेशन हो जाए, ये डेफिनेशन है ना इतनी डिफिकल्ट है कि बस भूलना चाहो ना तो भी नहीं भूल सकते. सर आप कुछ बोल रहे समझ में नहीं आ रहा. चलो मैं डेफिनेशन ही बोल देता हूँ आपको. डेफिनेशन है डबल इन्वर्टेड कॉमा, मनी इज व्हाट मनी डज, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. सर मनी इज व्हाट मनी डज, ये डेफिनेशन है. एग्जैक्टली देखो आपकी बाहर भी होगी. मनी इज व्हाट मनी डज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ल्ड. बचपन से अभी तक इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन सुनी है, हाय राम कितनी सारी याद करनी पड़ती थी, लेकिन ये उसमें से सबसे ज़्यादा इजी है तो इसलिए मैं उसका बहुत सारा ऐसा वर्णन कर रहा था. एनीवेज, सेकेंड, मनी की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो हम लोग नॉर्मली इकोनॉमिक करके हम लोग उसको बोल सकते हैं, दैट इज अ थिंग विच इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी. मतलब दिस इज माई कार and you are a purchaser, you are a buyer and I am the seller. मैं कह रहा हूँ भैया सुनो, ओ भैया मेरे नानू पूनू सुनो, would you like to buy this car. आपने बोला yes, तो मैंने आपको कार दे दी और आपसे पैसे ले लिए. तो मैंने क्या किया, this is something which is used as a medium of, come on, this is something which is used as a medium of exchange. सर आपने बोला दिस इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यस एग्जैक्टली, तो ये मनी है. हाँ, इसी के साथ साथ और इसके 3 मेजर फंक्शंस है जिसके कारण इसकी आज डिमांड बहुत ज्यादा है. सबसे पहला मैंने क्या बोला, दिस इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. क्या मैं इसको स्टोर करके सकता हूं? क्या मैं इसको स्टोर करके रख सकता हूं? आंसर ही हाँ. तो दिस इज हैविंग अ स्टोर ऑफ वैल्यू. क्या बोला मैंने, कम ऑन एक बार, दिस इज हैविंग अ स्टोर ऑफ वैल्यू. सर क्या मैं इसका इस्तेमाल करके किसी को भी मेजर कर सकता हूं? जैसे अपना यहां पे प्यारा झंडू बाम. अभी ये जो भी प्रोडक्ट है ये कितने का है, जिसका आंसर जो मैं बोल रहा हूं ना कितने का. फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज ऑफ 42 एग्जांपल, 42 रुपीज, 50 रुपीज. 50 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ दिस झंडू बाम इज नोन एज अ मेजर ऑफ वैल्यू. मतलब आप मनी का इस्तेमाल करके किसी चीज को भी आप मेजर कर सकते हो. ये समझा क्या? कम ऑन, 3 चीजें अभी तक मैंने बार बोली. पहला क्या, मेजर इज यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सेकेंड, स्टोर ऑफ वैल्यू. तीसरा, मेजर ऑफ वैल्यू. करेक्ट. एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आउटस्टैंडिंग, दैट इज नोन एज अ डेफर्ड पेमेंट. इट कैन बी यूज एज अ डेफर्ड पेमेंट. मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन को जो बढ़ावा मिला है ना बिकॉज ऑफ दिस फंक्शंस. आप किसी भी पेमेंट को आप अगर प्रेजेंट में ट्रांजैक्शन करते हो, आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट, फ्यूचर में उसका पेमेंट आउट करना है. दैट इज अ डेफर्ड पेमेंट. सो मनी के 4 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है. कम ऑन एक बार जल्दी हाथ ऊपर करके बोलो, मनी के कितने हैं? 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन. सबसे पहला क्या है, यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कम ऑन मेरे साथ बोलोगे तो याद होगा, नहीं तो याद होने वाला नहीं है. चलो पहला क्या बोला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सेकेंड, जल्दी बोलो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सेकेंड, हाँ सर
सर हम कह रहे हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, वेरी गुड, स्टोर ऑफ वैल्यू सेकेंड फंक्शन है, थर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, वेरी गुड, एंड लास्ट कैन बी यूज एज रेफर्ड पेमेंट। तो ये 4 फंक्शन की वजह से ये चैप्टर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। गाइज सेकेंड क्वेश्चन आपके मन में रज होगा कि ये आने के पहले, बोलो मेरे साथ, ये आने के पहले क्या था? ये आने के पहले सरकार मालिक, ये आने के पहले ना कुछ नहीं था। मतलब सर आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था जिसके अंदर मनी नहीं थी, इसका मतलब चीजों के बदले में चीजें एक्सचेंज की जाती थी। कौन, एक बार मैंने क्या बोला? चीजों के बदले में चीजें, गुड्स आर सर्विसेज आर एक्सचेंज इन अदर गुड्स एंड सर्विसेज और अदर फॉर। तो एक्सचेंज करते समय आपके पास मनी नहीं था, तो एक चीज आपको चाहिए तो आपको दूसरी चीज को देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूं कि मुझे वेट आई विल शो यू समथिंग। अभी मेरा ये एग्जाम्पल देना इतना ये नहीं है, लेकिन मुझे समझाने के लिए बहुत इजी है। मैं हूँ कार ओनर, मैं हूँ इस कार का ओनर, राइट, एंड आप हो इस बाइक के ओनर। आप कौन हो? इस बाइक के ओनर। तो मुझे ये बाइक चाहिए और आपको ये कार चाहिए। मैंने कहा भाई साहब ये कार रख दो, और मैंने बोला भाई साहब ये बाइक मुझे दे दो। तो गुड्स आर एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। बात समझा नहीं समझा? ये मैंने बहुत नॉमिनल एग्जांपल दिया विच इज नॉट रिलेटेड विद योर दैट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। लेकिन तभी का अगर एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं क्या देखते हैं, वीट है, राइस है, एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं जो एक्सचेंज की जाती थी गुड्स की जगह पे गुड्स को, वैसे सिस्टम को कहा करते थे बार्टर सिस्टम। क्या करते थे? क्या कहा करते थे उसको? बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के ना बहुत सारे डिसएडवांटेज है जो हम लोग को आगे फर्दर चैप्टर में डिस्कस करना है। मैंने क्या कहा? बार्टर सिस्टम के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है जो आगे हम लोग को चैप्टर में रीड करने हैं, राइट। एंड उसी डिसएडवांटेजेस के कारण, क्या बोला मैंने? उसी डिसएडवांटेजेस के कारण मनी का जन्म हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू। एनीवेज जोक्स अपार्ट, उसी डिसएडवांटेजेस कारण क्या हुआ? मनी का जन्म हुआ। सो सर मनी का आज डायरेक्टली पैसा आ गया? मनी आया मार्केट में सब पैसा पैसा, ऐसा नहीं है सर। जो लेवल है ना मनी की, जो भी डेवलपमेंट हो रही है बहुत धीरे 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 ग्रेजुअली होती गई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कॉइन मनी था, तो जिसमें मेटल्स को यूज किया जाते थे। फिर एलॉय मेटल आया जिसके अंदर आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है उसके फेस वैल्यू से। फिर पेपर मनी आया, ठीक है, कॉइन्स आया, मतलब एलॉय मेटल्स मतलब कॉइन्स है बेसिकली, जो 1 रुपये का 2 रुपये का नाने जो पैसे होते थे वैसे वाले। गोल्ड वाले में कॉपर सिल्वर यूज़ किया जाता था। उसके पहले में जो एनिमल्स है उनके कुछ ऑर्गन्स यूज़ किए जाते थे, उनके बॉडी पार्ट्स यूज़ किए जाते थे एज अ फेदर, हस्क, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आफ्टर अपना एलॉय मेटल के बाद आया पेपर मनी। पेपर मनी के बाद आया फिर अपना प्लास्टिक मनी, एंड प्लास्टिक मनी के बाद अभी ई मनी है। तो ये जो इवॉल्वमेंट है, ये जो डेवलपमेंट है मनी का, ड्यू टू बिकॉज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एट अ पर्टिकुलर स्टेज। मेटालिक मनी का अपने आप में बहुत सारे डिसएडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेजेस थे। पेपर मनी का अपने आप में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस थे। तो इनके डिसएडवांटेजेस के कारण मनी का इन्वॉल्वमेंट होता गया है। तो ये भी स्टेप्स हम लोग देखेंगे कैसा ये स्टेप्स ऊपर गया है। आपके सिलेबस में ऐसा डिटेल में है नहीं इतना, ठीक है। तो आगे चलते हुए हम लोग को ये भी देखना है कि कौन से सारे डिसएडवांटेजेस थे बार्टर सिस्टम के जिसके कारण मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ इकोनॉमी के अंदर एट अ गुड स्केल, एंड आज 100% मनी इज इन्वॉल्व इन द मार्केट। बार्टर सिस्टम है, आज भी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट में है, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से हैं या कुछ स्पेसिफाइक एरिया में। मतलब ऐसा बोल नहीं सकते कि इस ट्रांजैक्शन को मैं सिर्फ मनी में ही कर सकता हूं, आई कैन डू दैट इन अ बार्टर सिस्टम ऑल्सो, राइट। ओके, देन मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल आप जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मान लो आपके एक कोई किसी भी एक जो डैड है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड मेरी एक कंपनी है फॉर एग्जांपल प्रतीक अपसम प्राइवेट लिमिटेड करके। तो मैंने कहा आपके डैडी से कहा सर ओ सर सुनो ना, आपके बेटे को मैं पूरा 2 साल 11th एंड 12 आपको पढ़ाऊंगा, मतलब उनको पढ़ाऊंगा मैं विदाउट एनी कॉस्ट, पर उसके जगह पे आपको मेरे कंपनी के ऑडिट करने होंगे। तो हो गए सर्विस के जगह पे सर्विस एक्सचेंज होगी। दैट इज अ बार्टर सिस्टम। चलता है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा ऐसा वैनिश हो गया, लेकिन चलता है सर्टेन केसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ये चैप्टर के अंदर व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी। अब बेसिकली उसके पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ मनी, लाइक फिएट मनी है, फुल बॉडीड कॉइन मनी है, वो कौन से मनी है वो हमें पढ़ने आगे इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर। फिर आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मनी सप्लाई,
कौन मनी सप्लाई करता है? मनी सप्लाई के अंदर M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। कम ऑन, M1 है, M2 है, M3 है, M4। अपने सिलेबस में सिर्फ M1 है, लेकिन आपको सीखना है M4 तक। मैं सिखाऊंगा ना, तो आपको सीखने में क्या जाता है? तो आपको पूरे M4 तक सीखने हैं। सिलेबस में आपको M1 से क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी है, थोड़ा आगे लेवल जाके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल हमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी जर्नी जाएगी। और मीनवाइल आपको एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के नाम पे, मैंने जैसे कहा था, मैं लेक्चर में आपको बहुत सारी जो बुक्स मैंने पढ़ी है उसके कुछ कंटेंट आपको बताऊंगा, एक्स्ट्रा बुक्स अदर देन योर सिलेबस। तो उसमें मैं आज आरबीआई के बारे में बहुत सारी चीज़ आपको बताऊंगा, लाइक आरबीआई क्या करता है, उसकी मॉनेटरी फंक्शंस कैसी है, कितने तक का वो नोट छाप सकता है, क्या करने से वो नोट छाप सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी बातें हम लोग आज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो अंतिम समय तक देखिएगा, और आपको देखना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज मेड फॉर यू स्पेसिफिकली, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। इतना आई होप आपको इतना सब डिस्कशन समझ में आ रहेगा। ठीक है, रीडिंग करते समय आप अपने पास नोटबुक होगी, उसमें आप नोटिंग कर सकते हैं। देखो मैं बात कर रहा हूँ, आपको फिर से बता रहा हूँ, 12th स्टैंडर्ड का गेम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल। आपको स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी जैसे 11th में की जाती थी, बिकॉज तब आप नन्हे मुन्ने से थे, आपको नहीं समझ में आते थे डिफरेंसेस, डेपनेस ऑफ द एंटायर चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट इफ आई से। तो लेकिन 12th में तो आपको बेसिक आइडिया है कि क्या है, तो आपको खुद से नोट मेकिंग करनी है। जैसे हम बोल रहे हैं या कोई भी आपका प्रोफेसर बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट लग गया, मार्क कर ले, ये इंपॉर्टेंट लग गया। जैसे मैं अभी बात करूंगा आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1934 का सेक्शन नंबर 22 ये कहता है। सर थोड़ा धीरे नहीं, धीरे धीरे कुछ नहीं, आपको नोट करना पड़ेगा। दिस इज अ वीडियो, यू कैन रिवाइज ऑल्सो, रिवाइंड करके फिर देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी सारी बातें जो आपकी किताब में नहीं लिखी है। और माय डियर फ्रेंड एक बात है रखना, इकोनॉमिक्स है, बीएसटी है, ये ऐसे सब्जेक्ट है जहां महायुद्ध बहुत बड़ा होगा। मतलब आप अपना बुक का कंटेंट के अलावा आप प्रैक्टिकल कंटेंट जितना सीख के एम्प्लॉय करोगे अपने आंसर में, उतना ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। आप अगर ऐसे सोच के रख रहे हो कि जितना बुक में है उतना ही पढ़ूंगा तो हो गया कल्याण, आपका रैंक आने वाला नहीं है, भूल जाओ आपके आउटस्टैंडिंग परसेंटेज भी। बात समझा? तो मैं उम्मीद करूंगा एंड मैं पूरा फोकस करूंगा कि आपको फेस टू फेस बैचेस में जितना कंटेंट दे पाता उससे कहीं गुना ज्यादा मैं ऑनलाइन लेक्चर्स में कंटेंट दे पाऊं, ताकि आप इस वीडियो को बार बार देख के अपने दिमाग की बत्ती जला के अपना गेम जो टॉप लेवल पे लेके जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे चैप्टर में। सो द फेवरेट डेफिनेशन, मनी इज व्हाट मनी डज इज हियर। चलो पढ़ते फटाफट, हम लोगों को तो पता चल गया है बहुत सारी चीजें। द थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी, हमने पढ़ लिया था। एग्जांपल क्या दिया है, रुपी इन इंडिया इज अ मनी एज इट इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज हियर। लाइकवाइज डॉलर इन यूएसए इज अ मनी ऑफ कोर्स एंड इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज देयर। फिर इन ओल्डन डेज गुड्स वेर एक्सचेंज फॉर गुड्स, दोज लाइक देयर वाज नो मनी, thus a cobbler would make a show, that is a shoe, in return for wheat from the farmer. A farm worker would get grains as a reward for his labor and so on. The system is known as a barter system. जैसे मैंने आपको बताया गुड्स के जगह पे गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। But with the multiplicity of want, the greater needs of exchange, barter system, a system where goods were exchanged for goods, proved to be an inefficient system of exchange. It is then that we invented money, a common medium of exchange. Now goods were not sold for goods, instead of goods were sold for money. तो इन्होंने देखो यहाँ से जो बोला है, इन्होंने स्टार्टिंग किया था, इनिशियली कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस एज अ मनी, सब्सिक्वेंटली अलॉय मेटल वाज यूज्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहला कॉइन था, फिर अलॉय मेटल आया, वाज यूज्ड फॉर द कॉइनेज। याद रखना कॉइनेज का एक एक्ट है, अपने इंडिया के अंदर जो कॉइन बनते हैं उसका एक एक्ट है, एक्ट का जो ईयर है दैट इज कॉइनेज एक्ट 1906। आगे डिस्कस करूंगा मैं, तो याद रखना उस एक्ट के हिसाब से अपने इंडिया में जो सिक्के हैं उसकी प्रोडक्शन होती है, राइट, अलॉन्ग विद द पेपर मनी। देन बाद में पेपर मनी आया, मतलब कॉइनेज के साथ आया ऑफ कोर्स। देन प्लास्टिक मनी आया इन द फॉर्म ऑफ कैश कार्ड लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एंड बाद में ई मनी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर of money by way of credit debit in the bank's account. Thus the origin of money is related with the need to facilitate exchange. आपका exchange कितना ज़्यादा facilitate and efficient and
बहुत स्मूथ होगा, उसको नजर रखते हुए इन्होंने इन्वोवेशन क्या बोलते हैं हम लोग, डेवलपमेंट जो किया है मनी का, ठीक है। ओरिजिन ऑफ मनी में क्या लिखा है, ओरिजिन ऑफ अ मनी इज रिलेटेड टू द नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मनी का डेवलपमेंट हुआ है उस कौन से मुद्दे को नजर रखते हुए किया गया, तो आंसर इज नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। कम ऑन एक साथ मेरे साथ बोलिए, नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। मनी इज जनरली डिफाइंड एज अ थिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड, मतलब सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आगे चलते, ये तीन चीजें मैंने डिस्कस करी थी, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स एंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इज इट? So though initially invented as a medium of exchange, gradually money found its other uses as well, like money is used as a store of value, money is used as an instrument of saving, मतलब saving की जो भावना है ना, because of this function ये जन्म ली है इसने। Money is used as a measure of value. Value of goods and services is expressed in terms of money. Of course, money is used as a standard for deferred payments. Deferred payments are those payments which are made sometimes in the future. That is a credit transaction basically. So, owing to its multiple functions, money has acquired a wider definition than merely a medium of exchange. It is defined as an instrument that serve as a medium of exchange, store of value, measure of value, and standard of deferred payments. Briefly, it is said that the money is what money does. समझा? मैंने इतना फास्ट रीड किया बिकॉज हमने ऑलरेडी ये सब चीजें डिस्कस करी हुई है। तो आगे चलते हैं डेफिनेशंस ऑफ मनी के बारे में। मनी इज व्हाट मनी डज, इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। तो आपको यहाँ तक अभी तक पता चल गया रहेगा सर, चार चीजें तो कॉमन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। मेरे साथ ये आपके भी रट्टा होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। बेसिक फंक्शन ऑफ मनी क्या है? So definitions of money conveys the basic functions of money. These are: money act as a medium of exchange, money serve as a store of value, money is a measure of value, like कौन सी भी goods and services आप मनी में मेजर कर सकते हो, and लास्ट में money serves as a standard deferred payments. तो इसी प्रकार के सारे इसके बेसिक फंक्शंस है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेबस में पूछा जा सकता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर फॉर द चैप्टर। बार्टर सिस्टम, इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने थे मुझे। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स. If a farmer, if you have a surplus production of rice, you are to look for a person who needs rice and at the same time has cloth which you need for yourself. It means double coincidence of want. देखो यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब मुझे जो चाहिए वो आपके पास होना चाहिए ना, आपको जो चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ट्रांजैक्शन होने वाला नहीं है, राइट? देन योर वांट ऑफ क्लोथ मस्ट कोइंसाइड विद द समबडीज वांट for rice, and you must have a surplus of rice for somebody, and somebody must have the surplus of cloth. Definitely ये आपको समझ में गया पॉइंट। How difficult it is? What do you do these days? As a farmer, you sell rice for money, and as a cloth merchant, you sell your cloth for money. With money in hand, you buy whatever you wish to buy. देखो ये जो फंक्शन है ना, by money you hand, buy whatever you wish to buy, इसी के वजह से डिमांड बढ़ता है। आगे डिस्कस करेंगे। दस राइस इज एक्सचेंज फॉर मनी, क्लोथ इज एक्सचेंज फॉर मनी, राइट? तो मनी एक्स अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नो सच फॉर कमोडिटी, sorry, no such common medium of exchange exists in the CC economy, that is commodity for commodity exchange economy. That is a barter system where goods are exchanged for goods. Done. So drawbacks of the barter system जो मुझे डिस्कस करना था, जो सबसे पहला डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट है, जहाँ पे सिंपल है डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट, मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट implies that the two individuals are in a possession of such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants. जो मुझे चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, जो आपको चाहिए मेरे पास होना चाहिए, और दोनों के पास जो होगा वो सरप्लस में होना चाहिए। अगर ये है तो ही सिस्टम काम करेगा, अदरवाइज सिस्टम फेल हो जाएगा। बट इट इज नॉट always so simple. It is not so simple to find a person who wants your horse and at the same time has a cow that you want to buy, right? So accordingly, under the barter system, exchange remain extremely limited. With the emergence of money, the problem of double coincidence of want has vanished. So मनी ने जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया, वैसे ये जो ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का, ये वैनिश हो गया। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, आप किसी भी चीज़ को मेजर प्रॉपरली नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर शुगर केन है एंड सामने वाले के पास राइस है, तो राइस इज इक्वल टू हाउ मच शुगर केन, ये तो आइडेंटिफाइबल ही नहीं था।
दैट इज टोटल डिपेंड अपॉन कितना सप्लाई एंड सरप्लस आपके पास है, बट अगर फिर भी अगर प्रिसाइजली बात करें तो भी हम लोग मेजर नहीं कर पाते। तो ये सेकंड ड्रॉबैक था, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर कार? You can reply 5 lakh. Can you give the same answer in a barter system of exchange? Certainly not. Under such system, your car would be valued in terms of horses, cows, or buffaloes, simply because there is no money, right, or common unit of value. Evolution of money has given a common unit of value and therefore a system of accounting. इसके लिए तो आया, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का जन्म भी इसी के कारण हुआ है। डिफिकल्टी फॉर फ्यूचर पेमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, ऑफ कोर्स जो हमने मनी का जो चौथा मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज डिफर्ड पेमेंट्स, उसी के बारे में बात करिए यहाँ पे। difficult of future payments or contractual payment. These days you hire a worker and strike a contract to pay him ₹10,000. What do you do in a barter system? Would you decide to pay him in terms of tables or chairs, in terms of rice or wheat, in terms of drugs or chocolates? Contractual payments or future payments would certainly be very difficult under a barter system of exchange. So evaluation of money has facilitated a contractual payment. And last, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज वैल्यू। भाई मुझे जो चाहिए वो आपके पास है, लेकिन आप जो देंगे वो स्टोरेबल भी तो होना चाहिए। पता चला वो अगर पेरिशेबल गुड्स निकला तो उसका यूज ही नहीं है। तो स्टोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जो बार्टर सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत एब्सेंट था, वो यहाँ पे इन्होंने कवर कर दिया है, राइट। सो इन द सीसी इकोनॉमी, मतलब बार्टर सिस्टम का ट्रांजैक्शन वाला सीन, सेविंग इज पॉसिबल ओनली बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, दैट इज अ ड्यूरेबल गुड्स। इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल स्टोरेज कॉस्ट एज वेल एज द फियर ऑफ कैपिटल लॉस। नेचुरल डिजास्टर की वजह से सब बह गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फर्दर व्हाट हैपन्स इफ यू आर ट्रांसफर यूर सेविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप अगर जा रहे जगह तो पूरा सामान थोड़ी ना लेके जाओ, ऑब्वियसली यू आर टू ट्रांसफर द गुड्स, राइट। सो विच against is a difficult task. Besides being expensive, evolution of money has made storage and transfer of value much easier. तो ये हो गया आपका। देखो ये पॉइंट बहुत सेल्फ रीडेबल है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा फास्ट गया हूँ। आप इसको धीरे से, आपके पास दोनों के पास बुक होगी या ये PDF आपके पास पहुँच गई होगी, मैं भेज दूँगा, तो इसको आप आराम से इसको रीड कर सकते हो, इसके पॉइंट आउट के नोट बना सकते हो। ये क्वेश्चन आपको करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इज अ सेपरेट एक्ट सेल और परचेस, sorry, introduction of money has separated the acts of sale and purchase. How? ठीक है, so इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है, under the barter system of exchange, act of sale and purchase of an individual must occur at the same point of time. To buy a thing, an individual must at the same time sell something needed by the other person. Also, sale and purchase by an individual must be equal value. With the introduction of money, an individual can buy a thing with the money without selling anything at the same time. Likewise, he can sell a thing for a money without buying anything at the same time. तो इसी की वजह से ये दोनों अलग अलग हो गए। तो फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करेंगे। फॉर्म्स ऑफ मनी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी, एंड देन फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। बात करते पहले फिएट मनी के बारे में। फिएट मनी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिस मनी को, जैसे मैंने 200 रुपये की नोट बताई थी, उस मनी के ऊपर फिएट मनी, उसको फिएट मनी कहेंगे, जिसका लीगल टेंडर, जिसके ऊपर लीगल टेंडर गवर्नमेंट का होता है। मतलब गवर्नमेंट जिस कागज़ को पावर देता है कि इसको 200 रुपये का नोट कहेंगे, उसको फिएट मनी कहेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है प्रॉपरली इन्होंने, फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी, एक मिनट, फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी, अरे फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी एनीवेज विच इज इश्यूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको लीगल टेंडर कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन्स विच द पीपल इन कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब उनको करना ही पड़ेगा, अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया तो इलीगल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे नोट्स जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर चढ़ाया हुआ है, ऐसे नोट्स एंड कॉइन्स आपको पूरे एंटायर कंट्री में एक्सेप्टेबल करने पड़ते हैं, उसको फिएट मनी कहेंगे। ऑन द सेकेंड हैंड फिड्यूशियरी मनी, अगर फिड्यूशियरी मनी की बात करें, सो फिड्यूशियरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। कमॉन एक बार, क्या लिखा है? बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। मतलब चेक दिया मैंने आपको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, ये सारे
मनी के प्रकार है, लेकिन इसको कौन सी मनी कहते हैं? फिड्यूशरी। फिड्यूशरी इज अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज। तो दो बातें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। फिएट मनी मतलब ऐसी मनी जिसका लीगल टेंडर हो, जिसको गवर्नमेंट ने अधिकार दिए हो या जिसने गवर्नमेंट ने पावर दी हो, जिस कागज को जो पूरे कंट्री में एज अ एक्सेप्ट हो जाएगा, मनी के जैसा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड हैंड पे फिड्यूशरी मनी ऐसी मनी है जहाँ पे ट्रस्ट होता है पेयर एंड पे के बीच में, जैसे एग्जाम्पल है चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्टार मार्क वर्ड है वो आपके आंसर में आने चाहिए, राइट। फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी, दिस इज व्हाट फुल बॉडीड मनी मतलब कैसा होता है? सिंपल आधार पे मैं बात करूं तो जितने का, फॉर एग्जांपल एकदम बेसिक मैं आपको बताता हूं, दिस इज अ गोल्ड कॉइन, ठीक है, अभी तक लग तो नहीं रहा है, मैं बनाने की कोशिश करता हूं। दिस इज अ गोल्ड कॉइन। अभी ये गोल्ड कॉइन की जो कीमत है, फॉर एग्जांपल ये गोल्ड कॉइन की जो कीमत है दैट इज ऑफ 100। तो ये मार्केट में गोल्ड कॉइन बेचोगे ना तो इसको भी 100, लाइक इसके ऊपर फेस वैल्यू कितनी दी है? 100 की, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी 100 है। बात समझ में आ रही है? जितना उसका फेस वैल्यू है उतना ही उसकी मार्केट वैल्यू भी है। मतलब अगर मैं 100 रुपीज़ को मिटा दूँ तो ये जो कॉइन है मार्केट में बेचने के मुझे 100 रुपये ही मिलेंगे, जिसको बोलते, समझ में आ रहा है? मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शुड बी इक्वल टू द फेस वैल्यू। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज नोन एज द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो वो दोनों सेम होने चाहिए, फेस वैल्यू एंड उसकी मार्केट वैल्यू। दो कॉइन की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी वैल्यू सेम होगी, तो क्या कहेंगे उसको? फुल बॉडीड मनी। एंड क्रेडिट मतलब अपोजिट हो जाएगा, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफकोर्स लोअर है देन द फेस वैल्यू, तो क्रेडिट मनी ज़्यादा चलेगा ना। सिंपल सी बात है, अगर आप सेम वैल्यू के गुड्स बनाओगे तो आप एसेट कैसे जनरेट कर पाओगे? हाँ, बात करेंगे इसके आगे डिटेल में, पहले मान लेते हैं ये डेफिनेशन क्या है। सो फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू एज एंड व्हेन दीज आर इशूड। जिसकी कमोडिटी की वैल्यू, जो प्रोडक्ट है, जो कॉइन है, उसकी वैल्यू उसकी इशू प्राइस के समान होती है। जैसे एग्जांपल देखो क्या लिखा है इन्होंने, अ रूपी कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया वाज मेड ऑफ सिल्वर, commodity value of the coin was equal to the money value at the time of its issuing, or the market value of the silver contained in the coin was ₹2 only. I hope आपको समझा रहेगा। And credit money refers to, ये सेकंड वाला क्या दिखा है? Credit money refers to that money which money value is more than the commodity value. commodity की जितनी वैल्यू उससे ज़्यादा है। What is the market value of the metal that ₹1, जो 1 रुपये का कॉइन है, उसकी जो वैल्यू है वो 1 रुपये है मार्केट में, उसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसके 1 रुपये की जैसा नहीं है, तो उसकी फेस वैल्यू उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से ज़्यादा होगी। दैट इज अ क्रेडिट मनी। एग्जाम्पल लिखा है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मेटल दैट the rupee coin is made of in India, obviously much lower than the market value of the rupee coin, otherwise people would have metalled the coins and sold the metal in the market at the price greater than the rupee. तो ये हो सकता था कि मेरे पास अगर कुछ सिल्वर है तो उसका मैं कॉइन बना मार्केट में दे दिया, बिकॉज फेस वैल्यू एंड वो तो सेम है। तो ऐसा ना हो, इस पे निर्बंध भी लगाया जा सकता है ये चीज़ के कारण। इसके लिए क्रेडिट मनी इज नथिंग बट द फेस वैल्यू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इज बिट अ लिटल टेक्निकल वर्ड, यू कैन से फेस वैल्यू इज मोर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू, दैट इज अ क्रेडिट मनी। एंड फुल बॉडीड मनी में क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे इन्होंने प्रूफ करके बताया, लाइक मतलब एग्जांपल दिया है हमें समझने के लिए बहुत इजी वे से। फुल बॉडीड मनी, मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, एंड क्रेडिट मनी इज इक्वल टू मनी वैल्यू इज ग्रेटर दैन कमोडिटी वैल्यू। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने स्टार मार्क किए तो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी के बारे में, ठीक है? ओके। तो आपने देखा बहुत सारे कंसेप्ट हमने दिए। अभी सप्लाई ऑफ मनी ना, मतलब मेरे चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो था हमने अभी डिस्कस किया डेफिनेशन एंड सारी, उसको अच्छे से करके लो, एंड सेकंड पार्ट जो होगा ना वो सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इट विल टेक अनदर माई 30 और 40 मिनट्स, तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये वीडियो देख लो, कैसा लगा मुझे बता देना। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी से और सारे वीडियो आपके लिए बनाया करूँगा, तो ताकि आपको एग्जाम के दिन तक आपको फटाफट वीडियो के लिए काम खत्म हो गया। सो यू डोंट हैव टू बी सो सर बताओ ना। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है मेरे ख्याल से एक प्रोडक्टिव चेन लाइन बनाने का, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा रहेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो कल मॉर्निंग तक आपको दे दूँगा, ठीक है? मतलब कल मिल जाएगी आपको वीडियो, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय।